हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी आपकी। देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जीएसटी के सीए इंटर में 24 के लिए सारे अमेंडमेंट्स को एक क्विक रिवीजन देखते हैं। तो वहां पर हम डायरेक्ट बात करेंगे कि रिवीजन क्या, अमेंडमेंट क्या है और उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, क्वेश्चन में किस तरह से पूछा जाएगा। हम यहाँ पर डिटेल्ड उसका रीजन या उसका बैकग्राउंड पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो एक क्विक रिवीजन है सारे अमेंडमेंट का जीएसटी के। ठीक है, शुरू करते हैं भाई। देखिए, सबसे पहले सप्लाई चैप्टर में एक अमेंडमेंट आया और छोटा सा ही अमेंडमेंट है। हम सप्लाई चैप्टर में शेड्यूल 3 देखते थे और शेड्यूल 3 में नेगेटिव लिस्ट होती थी कि किसे हम सप्लाई गुड्स और सप्लाई सर्विस नहीं मानते। तो हम एक्शनेबल क्लेम को नेगेटिव लिस्ट में ले जाते थे। किसको? एक्शनेबल क्लेम को। लेकिन बस 3 चीज़ों को छोड़ देते थे, बैटिंग, गैम्बलिंग और लॉटरी। इनके अलावा बाकी सारे एक्शनेबल क्लेम किस में आ जाते थे? नेगेटिव लिस्ट में आ जाते थे, यानी उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता था। अमेंडमेंट किया गया और क्या बोला गया कि अब नेगेटिव लिस्ट में क्या आएंगे? एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। और किन एक्शनेबल क्लेम को स्पेसिफाइड कर दिया गया? बैटिंग, गैम्बलिंग और लॉटरी तो पहले से ही नेगेटिव लिस्ट से बाहर थे, मतलब इन पर जीएसटी लगता था। अब कसिनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन मनी गेमिंग्स को भी इन्होंने क्या कर दिया? नेगेटिव लिस्ट से बाहर कर दिया, मतलब इनके ऊपर जीएसटी लगेगा और इनके संबंध में इनके ऊपर अब जीएसटी लगेगा। सही है। और इनके संबंध में एक टाइम ऑफ सप्लाई में भी एक अमेंडमेंट आया है, वो हम बात करेंगे। एक बात ध्यान रखना बेटा कि जो एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं वो गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं, इसलिए इन पर जो टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन लगेंगे वो गुड्स वाले लगेंगे, यानी कौन सा? सेक्शन 12 वाले अमेंडमेंट लगेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे लगा सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेजेस एट सिनेमा हॉल टैक्सेबल एज रेस्टोरेंट सर्विसेज। सिंपल सा पॉइंट है, अगर आप क्या करते हैं, आप कॉम्बो खरीदते हैं, कॉम्बो में आपके पास आप खरीदते हैं मूवी प्लस पॉपकॉर्न, तो ये कहलाएगी आपकी कॉम्पोजिट सप्लाई। क्या कहलाएगी? कॉम्पोजिट सप्लाई कहलाएगी। और कॉम्पोजिट सप्लाई में जो जीएसटी की रेट लगती है वो कौन सी लगती है? जो प्रिंसिपल सप्लाई है, और यहाँ पर प्रिंसिपल सप्लाई है मूवी है, तो मूवी की जीएसटी की रेट होती है बेटा 18%, जबकि पॉपकॉर्न फूड आइटम्स है इनकी 5 होनी चाहिए, लेकिन कॉम्पोजिट सप्लाई की वजह से पूरे पर 18% का जीएसटी लगेगा। इन्होंने क्या अमेंडमेंट किया है? वो ये किया है कि अगर आप क्या करते हैं, मूवी को अलग खरीदते हैं और पॉपकॉर्न वहीं पर जाके खरीदते हैं, तो ऐसे केस में मूवी के ऊपर तो 18% लगेगा, लेकिन पॉपकॉर्न को हम रेस्टोरेंट सर्विसेज जैसा ट्रीट करेंगे और रेस्टोरेंट सर्विसेज के ऊपर 5% से जीएसटी लगता है, इसलिए पॉपकॉर्न पर भी 5% का जीएसटी लगेगा। सिंपल सी बात है, कॉम्बो खरीदोगे, कॉम्पोजिट सप्लाई बनेगी, मूवी की टिकट पर जो जीएसटी लगता है वही पॉपकॉर्न पर लग जाएगा। मूवी की टिकट अलग से खरीदी आपने, उस पर 18% जीएसटी लग गया, लेकिन पॉपकॉर्न जब आपने खरीदे तो उसको रेस्टोरेंट सर्विसेज मान के 5% का ही जीएसटी लिया जाएगा। अगला पॉइंट है यहाँ पर क्लैरिफिकेशन ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय सब्सिडरी कंपनी बाय होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी के द्वारा सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स होल्ड करे जा रहे हैं, इसके बारे में एक क्लैरिफिकेशन आया है। देखो, हम रिवीजन में यही समझ रहे हैं कि शेयर्स किसी भी तरह के हों, शेयर्स ना तो गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं और ना ही किसकी डेफिनेशन में आते हैं बेटा? ना ही सर्विसेज की डेफिनेशन में आते हैं, क्योंकि हम गुड्स और सर्विसेज में देखते हैं कि गुड्स एंड सर्विस में लिखा होता है एक्सेप्ट शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। तो भले ही होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी के शेयर्स खरीद रखे हैं, तब भी वो ना ही गुड्स है ना ही सर्विसेज, इसलिए उनके केसेस पर जीएसटी लगने की कोई बात आती ही नहीं है। ठीक है, अगला आता है हमारा चार्ज ऑफ जीएसटी। चार्ज ऑफ जीएसटी में सबसे पहला पॉइंट है टैक्स ऑन सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ कंपनी इन हिज पर्सनल कैपेसिटी सच एज रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू द कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट नॉट पेएबल अंडर आरसीएम। हमने पढ़ा हुआ है भाई कि डायरेक्टर जो सर्विसेज देता है कंपनी को, डायरेक्टर जो सर्विसेज देता है कंपनी को, इसमें हमने 2 पार्ट पढ़े हुए हैं कि अगर वो एज एम्प्लॉय, अगर वो एम्प्लॉय के रूप में सर्विसेज देता है, अगर वो एम्प्लॉय के रूप में सर्विसेज देता है, तब तो जीएसटी लगने की बात ही नहीं आती है कि सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर कवर्ड इन नेगेटिव लिस्ट। सबसे पहला पॉइंट होता है शेड्यूल 3 का। लेकिन अदरवाइज वो सर्विसेज दे रहा है, कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहा है, मीटिंग अटेंड करने की सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, जहां पर टीडीएस कट होता है, जहां पर टीडीएस 194J वाला कट होता है, यानी वो प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है अगर, तो यहाँ पर जीएसटी लगता है। और जीएसटी लगता है तो आरसीएम के बेसिस पे लगता है, यानी कि डायरेक्टर कंपनी को सर्विसेज तो देगा, कंपनी कंसिडरेशन देगी डायरेक्टर को, लेकिन जीएसटी कंपनी डायरेक्टर को ना देके सीधा सरकार को जमा कर देगी। तो हमने पढ़ा कि डायरेक्टर की सर्विसेज आरसीएम में कवर है, हमें पता है। यहाँ क्या लिखा है? यही लिखा है कि डायरेक्टर की जो डायरेक्टर के रूप में सर्विसेज है वो आरसीएम में कवर है, लेकिन अगर डायरेक्टर पर्सनल कैपेसिटी पे और कोई सर्विस दे रहा है, जैसे डायरेक्टर के पास एक प्रीमाइसेस है और उसने वो प्रीमाइसेस कंपनी को किराए पर दी, तो रेंटिंग ऑफ शॉप पर जीएसटी लगता है। तो यहां जो जीएसटी लगेगा क्या वो भी आरसीएम के बेसिस पे लगेगा? नहीं। तो अगर डायरेक्टर कोई और सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, रेंटिंग की सर्विसेज दे रहा है, तो इस पे जीएसटी लगेगा और किस तरीके से लगेगा? एफसीएम बेसिस पर लगेगा। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है अमेंडमेंट इन द लिस्ट ऑफ नोटिफाइड सर्विसेज ऑन विच जीएसटी इज पेबल अंडर आरसीएम। जो आरसीएम वाली लिस्ट हुआ करती थी उसमें कुछ अमेंडमेंट आया। हमें पता है कि जो गवर्नमेंट की सर्विसेज होती थी उनमें जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस होती थी, जो एयरक्राफ्ट और वेसल के संबंध में सर्विस होती थी, या जो ट्रांसपोर्टेशन गुड्स और पैसेंजर की सर्विसेज होती थी, इन पर एफसीएम लगता था। एग्जाम्शन चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि ये एग्जाम्प्ट नहीं होती हैं। अगर ये सर्विसेज
आप गवर्नमेंट से गवर्नमेंट को दो तब भी एग्जाम नहीं है। अगर आप एक छोटी बिजनेस एंटिटी को दो तो भी एग्जाम नहीं है। नॉन बिजनेस एंटिटी को दो तो भी एग्जाम नहीं है। 5,000 से नीचे का कंसिडरेशन है तो भी एग्जाम नहीं है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस, एयरक्राफ्ट वेसल की सर्विस और ट्रांसपोर्टेशन गुड्स और पैसेंजर की सर्विसेज टैक्सेबल होती थी और एफसीएम के बेसिस पे टैक्सेबल होती थी। इसमें उन्होंने एक पॉइंट बढ़ा दिया, जहां जहां पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज हैं वहीं वहीं पर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की सर्विसेज को भी कवर कर लिया गया। ठीक है, यानी कि अब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की जो सर्विसेज हैं, चाहे वो नॉन बिजनेस एंटिटी को दी जाए, चाहे छोटी बिजनेस एंटिटी को दी जाए, चाहे बड़ी बिजनेस एंटिटी को दी जाए, चाहे 5,000 से कम का कंसिडरेशन हो या ज़्यादा का कंसिडरेशन हो, वो एग्जाम्प्ट नहीं होगी और उन पर भी जीएसटी लगेगा। और किसके बेसिस पर लगेगा? एफसीएम के बेसिस पर लगेगा। तो गवर्नमेंट की अभी तक ये 3 सर्विसेज पर तो एफसीएम लगता ही था, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पर। अब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पर और जो रेलवे डिपार्टमेंट की सर्विसेज हैं उन पर भी एफसीएम से जीएसटी लगेगा। एयरक्राफ्ट वेसल वाले पे भी जीएसटी लगेगा एफसीएम के बेसिस पर, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स और पैसेंजर पर भी लगेगा। और रेंटिंग ऑफ इमूल प्रॉपर्टी पर एफसीएम लगता था अगर सामने वाली एंटिटी रजिस्टर्ड होती थी जिसने इमूल प्रॉपर्टी रेंटिंग पर ली है, और अनरजिस्टर्ड होती थी तो फिर आरसीएम लग जाता था। सही है? सॉरी, मैंने शायद कुछ जल्दबाजी में गलत बोला है। अगर इमूल प्रॉपर्टी रेंटिंग की गई है और सामने वाली एंटिटी रजिस्टर्ड है तो आरसीएम लग जाता था। वो गवर्नमेंट को रेंट बस देते थे, जीएसटी सीधा जीएसटी डिपार्टमेंट को जमा करते थे। और अगर वो अनरजिस्टर्ड होते थे तो फिर क्या होगा? एफसीएम लगेगा, यानी अनरजिस्टर्ड पर्सन इमूल प्रॉपर्टी का रेंट प्लस जीएसटी किसको दे देगा? गवर्नमेंट को दे देगा, जिनसे उन्होंने रेंटिंग लिया है, जैसे स्टेडियम किराए पर लिया है। और वो जीएसटी किसके पास जमा कर दिया जाएगा? जीएसटी डिपार्टमेंट के पास। गवर्नमेंट अथॉरिटी जिसको आपने जीएसटी दिया है वो जीएसटी डिपार्टमेंट के पास जमा करेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है इन पर भी जीएसटी लगेगा और आरसीएम ना लग के एफसीएम लगेगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सर्विसेज क्या देती है? जैसे कि रेलवे स्टेशन पर दुकानें जो है, तो वो रेलवे मिनिस्ट्री क्या कर रही है? डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट ही वो शॉप की रेंटिंग कर रहा है। रेलवे पर जो एडवर्टीजमेंट होती है, तो यहाँ पर रेलवे डिपार्टमेंट एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज देता है किसी एंटिटी को कि आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट रेलवे प्लेटफॉर्म पर या ट्रेन के अंदर, बोगी के बाहर, बोगी के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उन सब पर क्या हो जाएगा? एफसीएम से टैक्स लगेगा। यही बात यहाँ पर रिपीट की गई बेटा। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं, टैक्स ऑन पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बाय ओमनी बस भी ई कॉमर्स वाले पॉइंट में कवर हो गए हैं। तो हमें अगर याद हो तो ई कॉमर्स वाले हमने जो पॉइंट पढ़े हैं, यहाँ पर हमने 3 पॉइंट पढ़े हुए थे। ठीक है, 3 पॉइंट पढ़े हुए थे, इनफैक्ट 4 पॉइंट पढ़े हुए थे। एक हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज। फिर हमने पढ़ा था होटल अकोमोडेशन की सर्विसेज। फिर हमने पढ़ा था हाउस कीपिंग की सर्विसेज। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा था रेस्टोरेंट वाली सर्विसेज। तो हमने पढ़ा था कि भाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज दी जा रही है, अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज दी जा रही है, जैसे ऑटो वगैरह आप देखते हैं, तो ऐसे केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर ही टैक्स चुकाता है। ऑटो वालों को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, जैसे ओला उबर की हम बात करें। होटल अकोमोडेशन के केस में हमने पढ़ा था कि अगर जो एक्चुअल सप्लायर है वो रजिस्टर्ड है तो फिर वही टैक्स चुका देगा, और अगर जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स चुका देगा। जैसे मेक माई ट्रिप है, ट्रिवागो है, ओयो है। हाउस कीपिंग में भी हमने यही पढ़ा था कि अगर एक्चुअल सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन है तो सप्लायर ही जीएसटी चुकाएगा, और अगर सप्लायर क्या है? अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स चुकाएगा। सही है। और रेस्टोरेंट सर्विसेज में हमने पढ़ा था कि ई कॉमर्स ऑपरेटर ही टैक्स चुकाएगा एक्सेप्ट रेस्टोरेंट इज लोकेटेड इन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। और स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस का मतलब होता है ऐसे होटल्स जिनका किसी भी रूम का किराया 7500 रुपये पर मंथ से पर यूनिट 7,500 से ज़्यादा है, तो उसको हम ऐसे होटल को हम स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस बोलते हैं। अगर उसमें कोई रेस्टोरेंट है तो वो रेस्टोरेंट वाला खुद ही जीएसटी चुकाएगा, बाकी सारे रेस्टोरेंट के केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर ही जीएसटी चुकाएगा। हमने पहला पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, तो ओला उबर वाली सर्विसेज पर भी हमने पढ़ा कि ई कॉमर्स ऑपरेटर ही जीएसटी चुकाता था। यहाँ जो अमेंडमेंट इंसर्ट किया गया वो है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इंक्लूडिंग बाय ओमनीबस। ओमनीबस का मतलब क्या हुआ? जो नॉर्मल बसेस होती हैं, जो आप रेड बस से या अभी बस या जो भी ऐप्स होते हैं उनसे जो आप बुक करते हैं बस, वो ओमनी बस ही कहलाती है। तो उन ओमनी बस अगर आपने बुक की है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो उस पर भी ई कॉमर्स ऑपरेटर ही जीएसटी चुकाता है, बस वाले नहीं चुकाते हैं। लेकिन अगर ओमनी बस कंपनी के द्वारा चलाई जा रही है तो फिर उस केस में वो कंपनी, जो एक्चुअल सप्लायर है, अगर वो कंपनी है, बस वाला जो है वो कंपनी है, तो फिर वो कंपनी ही जीएसटी चुकाएगी। अदरवाइज सारी ओमनी बस पे या अदरवाइज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वाली सर्विसेज पर जीएसटी चुकाने का काम ई कॉमर्स ऑपरेटर को रहेगा। तो यहाँ पर देख लें बेटा, टैक्स ऑन पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बाय ओमनी बस पेबल बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। ओमनी बस पर भी ई कॉमर्स ऑपरेटर ही टैक्स चुकाएगा एक्सेप्ट वेयर पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर इज कंपनी। तो अगर कंपनी वालों की ओमनी बस है तो कंपनी चुकाएगी, अदरवाइज कौन चुकाएगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर ही टैक्स चुकाएगा। ठीक है, रेड बस वगैरह जिससे भी आप बुकिंग करते हैं। ठीक है,
अगला हम चलते हैं बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई। मैंने इस प्लेस ऑफ सप्लाई का एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड किया है क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए इस पे आप उस वीडियो को आपको देख लेना चाहिए। वो 8 मिनट के आसपास का वीडियो है, देख लेना चाहिए उसको। विद एग्जांपल मैंने आपको समझाया है, ठीक है। मैं यहाँ पर उसका थोड़ा सा शॉर्ट रेफरेंस ले लेता हूँ, और वो ये है, देखिए जरा ध्यान से, कि अगर यहाँ पर क्या हो रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई केस में जो अमेंडमेंट है वो ये है कि यार प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स परचेज ओवर द काउंटर इन वन स्टेट एंड ट्रांसपोर्टेड टू अनदर स्टेट बाय बायर। एक बायर, सपोज करो कहाँ के हैं, एमपी का है, अनरजिस्टर्ड बायर है, वो दिल्ली जाता है, दिल्ली से गुड्स खरीदता है और उनको अपने एमपी स्टेट में क्या कर देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है, भेज देता है। तो नॉर्मली हम गुड्स के केस में जो जो सेक्शन पढ़ते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई के, वो पढ़ते हैं हम सेक्शन 10(1) में। हम पढ़ते हैं सप्लाई इंक्लूड्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर सप्लाई में मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है, गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाती है जहां मूवमेंट टर्मिनेट होता है। लेकिन वेयर सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, अगर गुड्स का मूवमेंट नहीं है, वेयर हाउस में गुड्स रखी हुई है और मैंने वेयर हाउस की रिसीट आपको दे दी है, तो दिस इज सप्लाई ऑफ गुड्स विदाउट मूवमेंट ऑफ गुड्स। ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाती है लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो डिलीवरी के समय जहां गुड्स थी तो कहाँ थी, वेयर हाउस में, तो वेयर हाउस ही मानी जाएगी। लेकिन जो अमेंडमेंट आया वो ये बोलता है कि ये जो प्रोविजन है ये नॉर्मल प्रोविजन है और ये रजिस्टर्ड पर्सन, अगर रेसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड है तो ये लगेंगे। लेकिन अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, वो दूसरे स्टेट में जाता है, वहां से गुड्स को खरीदता है और अपने स्टेट भेज देता है या लेके आता है, तो यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया है। और अमेंडमेंट करने का रीजन ये है कि चूंकि एमपी वाला जो व्यक्ति गया है दिल्ली, दिल्ली से वो कार खरीद के लाया है और कहाँ लेके आ गया, एमपी में, तो चूंकि कार का जो कंजम्पशन है, जो गुड्स का कंजम्पशन है, वो अल्टीमेटली एमपी में होने वाला है, इसलिए जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन होने की वजह से इसका जीएसटी भी एमपी गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या बोला कि जब सप्लायर ने गुड्स बेची हैं, तो अगर सप्लायर ने, इफ एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट इज रिकॉर्डेड इन इनवॉइस, अगर सप्लायर ने ये एड्रेस रिकॉर्ड किया है कि ये गुड्स एमपी बेची गई हैं, पूरा एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, रेसिपिएंट का स्टेट भी आप रिकॉर्ड कर लोगे तो उसको भी हम एड्रेस कंसीडर करेंगे। तो अगर सप्लायर ने रिकॉर्ड किया है कि गुड्स एमपी बेची गई हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा बेटा, एमपी यानी कि जो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। तो जब एमपी प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी और लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली रहेगा, तो ये इंटर स्टेट सप्लाई बन जाएगी और इस पर लगेगा आईजीएसटी, और आईजीएसटी का एक टुकड़ा किसको पहुंच जाएगा, एमपी गवर्नमेंट को। अगर हम इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली ही मान लेते तो लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली, इंटर स्टेट सप्लाई हो जाती है, उस पर लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी, और जो एसजीएसटी है वो दिल्ली गवर्नमेंट को मिल जाता है, जबकि कंजम्पशन कहाँ पर हुआ है, एमपी में हुआ है। इसलिए इन्होंने क्या किया है, अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी दूसरे स्टेट जाके ओवर द काउंटर कुछ खरीद के और अपने स्टेट लाता है, तो ऐसे केस में अगर रेसिपिएंट का, कस्टमर का एड्रेस इनवॉइस पर लिखा हुआ है, तो फिर वही एड्रेस प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। लेकिन अगर कस्टमर का एड्रेस नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसे केस में क्या होगा, एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट नॉट रिकॉर्डेड इन इनवॉइस, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, लोकेशन ऑफ सप्लायर ही हो जाएगी। ठीक है। इस चैप्टर में एक क्लैरिफिकेशन भी आया, वो क्लैरिफिकेशन ये आया कि मान लो मिस्टर एक्स हैं, उनकी ये बिल्डिंग है और यहाँ पर एड चली एडवर्टाइजर्स, कोई कंपनी है एडवर्टाइजिंग वाली, और उन्होंने क्या किया है, मिस्टर एक्स से बोला है कि हमें आपकी बिल्डिंग के ऊपर का जो ये स्पेस है, ये जो होर्डिंग आपने लगा रखी है, ये स्पेस हमें आपसे चाहिए। हम 2 साल के लिए आपसे एग्रीमेंट करना चाहते हैं कि जो आपके घर के ऊपर जो स्पेस है उस पर हम अपनी एडवर्टीजमेंट निकालेंगे, हमें वो स्पेस बेच दो आप 2 साल के लिए। सपोज करो इन्होंने सेल ऑफ स्पेस कर दी है 1 लाख रुपये पर मंथ के हिसाब से मिस्टर एक्स ने। तो यहाँ मुद्दा ये आ रहा है कि ये किस तरह की सप्लाई है। तो क्या बोला गया है कि चूंकि आप बिल्डिंग के ऊपर की होर्डिंग का स्पेस बेच रहे हैं, बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और बिल्डिंग के ऊपर जो होर्डिंग अटैच है, जो होर्डिंग का वो लगा हुआ है, वो भी अटैच टू बिल्डिंग है। तो कोई प्रॉपर्टी अगर अटैच टू बिल्डिंग होती है तो उसको भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो आप यहाँ पर होर्डिंग का जो स्पेस बेच रहे हो, इट इज सेल ऑफ स्पेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का स्पेस बेच रहे हो, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में कोई भी सर्विसेज अगर दी जाती है तो उसके ऊपर सेक्शन 12(3) लगता है, और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट इज लोकेशन ऑफ होर्डिंग को ही हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। सही है, उसको हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। मैंने जैसा बोला कि प्लेस ऑफ सप्लाई का मैंने पूरा एक 8 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करा है, प्लीज उसको देखें आप, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है और मोस्ट आईएमपी में से है। हम बढ़ते बेटा आगे। तो ये हमने प्लेस ऑफ सप्लाई का डिस्कशन किया। प्लेस ऑफ सप्लाई के डिस्कशन के बाद ये मैंने आपको पॉइंट बताया, ठीक है, और ये मैंने आपको जो क्लैरिफिकेशन आया है वो बताया। प्लेस ऑफ सप्लाई के बाद हमारा जो अगला डिस्कशन है वो है एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी चैप्टर पे। एग्जेम्पशन में एक तो ये एग्जेम्पशन आई है, अमेंडमेंट इन एग्जेम्पशन लिस्ट जो थी उसमें क्या था, पहले हम पढ़ते थे कि अगर सैटेलाइट लॉन्चिंग की सर्विसेज किसके द्वारा दी जा रही है, इसरो के द्वारा दी जा रही है, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा दी जा रही है, या न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा दी जा रही है, तो एग्जाम्प्ट होती थी। अब क्या हो गया है, यहाँ लिखा है सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज, और आगे किसके द्वारा दी जा रही है इस बात को कट कर दिया गया। क्या मतलब हुआ इस बात का, इसका मतलब ये हुआ कि जब एग्जेम्पशन की लिस्ट में केवल इतना ही लिखा है सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज, इसका मतलब ऑल सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज आर एग्जाम्प्ट। पहले केवल इसरो अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड या न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की ही सर्विसेज एग्जाम्प्ट होती थी, अब सारी ही सर्विसेज क्या कर दी गई हैं, एग्जाम्प्ट कर दी गई हैं। दूसरा, एग्जाम्पशन में मैं बता चुका हूं आपको कि पहले गवर्नमेंट की 4 सर्विसेज को छोड़ के बाकी सारी एग्जाम्प्ट होती थी।
अब 4 में 5 हो गई हैं। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज एग्जाम्प्ट नहीं होती थी, ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की सर्विसेज भी एग्जाम्प्ट नहीं होंगी, एयरक्राफ्ट वेसल वाली सर्विसेज एग्जाम्प्ट नहीं होंगी, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर वाली सर्विसेज नहीं होंगी एग्जाम्प्ट, और एनी अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी भी एग्जाम्प्ट नहीं होगी, बाकी सारी एग्जाम्प्ट रहती हैं। ठीक है, तो ये जहां जहां डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सर्विस दी जाए, अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सर्विस दी जाए, अगर ठीक है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सर्विस दी जाए तो भी सर्विसेज एग्जाम्प्ट होती थी, लेकिन कौन सी छोड़ के? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, एयरक्राफ्ट वेसल और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स को छोड़ के। ऐसे ही अगर रेलवे डिपार्टमेंट की सर्विसेज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी है तो भी एग्जाम नहीं होगी। गवर्नमेंट अगर किसी छोटी बिजनेस एंटिटी को दे रही है जिसका टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट से कम है तो भी एग्जाम नहीं होगी। ठीक है बेटा, अगर रेलवे डिपार्टमेंट की सर्विसेज के बदले 5,000 रुपए से कम का कंसिडरेशन है तो भी एग्जाम नहीं होगी। एक छोटा सा अमेंडमेंट आया, जहां जहां डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लिखा है वहां पर आप रेलवे मिनिस्ट्री भी ऐड कर लेंगे। वो मैंने बताया सर्विसेज किस तरह की होती है, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पर दुकान किराए पर देना, या रूम्स किराए पर देना, या एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज रेलवे के द्वारा देना, वो सारी सर्विसेज होती हैं। कुछ न्यू एग्जाम्शन इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं, यह सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट अथॉरिटी। मान लो इंदौर नगर निगम वाले गर्मी में वाटर टैंक से पानी की सप्लाई करते हैं घरों में। अब उनके पास वाटर टैंक नहीं है तो उन्होंने किसी और से वाटर टैंक की सर्विसेज ली पानी सप्लाई करने के लिए, तो क्या हो जाएगा? वाटर सप्लाई की सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ गवर्नमेंट अथॉरिटी। अगर कोई मान लो एक्स पर्सन इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को क्या कर रहा है? वाटर सप्लाई करने की सर्विसेज दे रहा है, तो ये सर्विसेज क्या हो जाएंगे? एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। और जो इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जनता को वाटर सप्लाई की सर्विस दे रहे हैं वो तो माफ होती है, पंचायत और नगर निगम की सर्विसेज एग्जाम्प्ट होती है, वो तो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट अथॉरिटी को वाटर सप्लाई की सर्विस दे, पब्लिक हेल्थ के संबंध में सर्विस दे, सैनिटेशन कंजर्वेंसी के संबंध में सर्विसेज दे, या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कचरा ले जाके कहीं डिस्पोज ऑफ करने की सर्विसेज कोई नगर निगम वालों को दे रहा है या गवर्नमेंट अथॉरिटी को दे रहा है, या स्लम इंप्रूवमेंट या अपग्रेडेशन के संबंध में सर्विसेज दे रहा है, तो ये सर्विसेज भी क्या हो जाएंगी? एग्जाम्प्ट हो जाएंगी। हम पढ़ते हैं बेटा वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड टाइम ऑफ सप्लाई ये चैप्टर है जो हमारा, इसमें क्या हुआ है? टैक्स टू बी पेड ऑन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट फॉर सच सप्लाई बाय सप्लाई। क्या लिखा है? थोड़ा ध्यान समझें। पहले तो बताओ एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं? गुड्स या सर्विसेज, तो हमने बात की थी कि एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स की डेफिनेशन में एक्सप्रेसली कवर्ड है। गुड्स में कवर है मूल प्रॉपर्टी, ठीक है, एक्सेप्ट शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, मनी एंड सिक्योरिटीज, और इंक्लूड्स क्या होता है उसमें? एक्शनेबल क्लेम। तो एक्शनेबल क्लेम है गुड्स, ठीक है भाई। तो अगर एक गुड्स है तो इनके ऊपर जो टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन लगेगा, टाइम ऑफ सप्लाई का लगेगा, वो लगेगा अंडर सेक्शन 12। सही भाई, अंडर सेक्शन 12 लगेगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में जब हम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के केस में प्रोविजन पढ़ते हैं सेक्शन 12(2)(a) में, तो हम पढ़ते थे कि भाई टाइम ऑफ सप्लाई किसी गुड्स की क्या होती है? 3 पॉइंट होते थे। वो होता था डेट ऑफ इनवॉइस, ठीक है, दूसरा होता था लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस, लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस, टू इशू इनवॉइस, और तीसरा जो पॉइंट होता था वो होता था डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, रिसीट ऑफ पेमेंट, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर होना चाहिए। लेकिन एक नोटिफिकेशन आया था, जो नोटिफिकेशन था वो क्या था? नोटिफिकेशन नंबर था 66/2017, जो ये बोलता था कि इस पॉइंट को इग्नोर कर दिया जाएगा, ठीक है। डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट रेलेवेंट नहीं है गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए, इसलिए हम जब प्रोविजन लगाते थे डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर का प्रोविजन लगाते थे टाइम ऑफ सप्लाई के लिए, ठीक है। तो एक नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 था, was earlier issued to exempt all registered person from the requirement of payment of tax at the time of receipt of advance in case of supply of goods। तो ले पैसा पहले मिल जाए उसको आप इग्नोर कर दें। अभी अमेंडमेंट क्या हुआ? उन्होंने बोला कि एक्शनेबल क्लेम में, एक्शनेबल क्लेम के केस में ये डेट भी कंसीडर की जाएगी। इन तीनों में से जो भी अर्लियर है वो लिया जाएगा, इन तीनों में से जो भी अर्लियर है वो लिया जाएगा। एक्शनेबल क्लेम की सप्लाई के अलावा बाकी केसेस में डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर लेंगे, लेकिन एक्शनेबल क्लेम के केस में हम डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर लेंगे। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ये एक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है। हम बढ़ते हैं बेटा आगे। रजिस्ट्रेशन, हमने देखा रजिस्ट्रेशन के केस में जब फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता था तो वो किया जाता था इन द प्रेजेंस ऑफ पर्सन सीकिंग रजिस्ट्रेशन। तो जो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन मांग रहा है उसकी प्रेजेंस में दुकान का प्रीमाइसेस का फिजिकल वेरिफिकेशन होता था, उसकी फोटोग्राफ्स ली जाती थी और फोटोग्राफ्स वगैरह को अपलोड किया जाता था। एक चेंज ये आया है कि अब होता क्या था, कोई फॉरेन चला गया है, उसने जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दिया है, वो फॉरेन कंट्री चला गया है, तो जब तक क्या वो लौटेगा नहीं तब तक आप उसका वेरिफिकेशन नहीं करोगे, दुकान का रजिस्ट्रेशन डिले हो जाएगा। तो इस रिक्वायरमेंट को खत्म कर दिया गया है। अब उस अगर पर्सन सीकिंग रजिस्ट्रेशन प्रेजेंट नहीं भी है तो भी फिजिकल वेरिफिकेशन दुकान का किया जा सकता है। ये एक चेंज आया है, बाकी सब वही है पुराना। बाकी सब जो पुराना है उसमें भी थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। फिजिकल वेरिफिकेशन करने के 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप आफ्टर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन कर लो या बिफोर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन कर लो।
अगर आप रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन करने का ऑप्शन चुनते हैं तो आप जब भी फिजिकल वेरिफिकेशन कर लो उसके बाद 15 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेरिफिकेशन की रिपोर्ट इंक्लूडिंग फोटोग्राफ्स वगैरह क्या करनी पड़ेगी, अपलोड करनी पड़ेगी। तो जब भी आप वेरिफिकेशन कर लें उसके 15 दिन के अंदर अंदर वेरिफिकेशन रिपोर्ट अपलोड करें, अगर वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन के बाद कर रहे हैं तो। लेकिन अगर वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन के पहले कर रहे हैं तो ध्यान सुनना, आपको अगर आप रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन करने के बाद देने वाले हैं तो आपको वेरिफिकेशन करने के लिए 30 दिन मिलते हैं। तो सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए 30 दिन मिलते हैं, आप कभी भी वेरिफिकेशन कर लो, लेकिन एटलीस्ट 5 डेज बिफोर एंड ऑफ द पीरियड। आपके जो 30 दिन जब खत्म हो रहा है उसके कम से कम 5 दिन पहले आपकी ये रिपोर्ट अपलोड हो जानी चाहिए। टेक्निकली आप 25 डेज के अंदर अंदर वेरिफिकेशन करके रिपोर्ट अपलोड कर दो, यानी कि आपकी रिपोर्ट अपलोड हो जाने के बाद कम से कम 5 दिन बचे होने चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है कि वेरिफिकेशन रिपोर्ट क्या करना चाहिए, शेल बी अपलोडेड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑन द कॉमन पोर्टल एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ द टाइम पीरियड स्पेसिफाइड इन द सेड प्रोविजन। तो जो आपको टाइम दिया जाता है 30 डेज का टाइम दिया जाता है, तो उस टाइम पीरियड खत्म होने के एटलीस्ट 5 दिन पहले, वर्किंग डेज पहले तक आपकी रिपोर्ट सबमिट हो जानी चाहिए वेरिफिकेशन की। तो अगर बाद में करा है तो वेरिफिकेशन के बाद के 15 दिन में अपलोड कर देना। लेकिन अगर वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन के पहले किया गया है तो जो वेरिफिकेशन के लिए टाइम दिया गया था वो टाइम खत्म होने के 5 दिन पहले तक आपकी वेरिफिकेशन रिपोर्ट तैयार होकर अपलोड हो जानी चाहिए विद फोटोग्राफ्स एंड डॉक्यूमेंट्स। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया। अगला जो अमेंडमेंट आया वो है डिटेल ऑफ बैंक अकाउंट रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाय एप्लीकेंट। पहले क्या प्रोविजन था कि आपको जो बैंक की डिटेल सबमिट करनी पड़ती थी वो करनी पड़ती थी विद इन 45 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन, ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और बिफोर ड्यू डेट ऑफ GSTR 3B विच एवर इज अर्लियर। आपको जब भी आपका रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया गया है उसके 45 डेज के अंदर, या फिर आपका जब GSTR 3B सबमिट करने की जो ड्यू डेट आ रही है उस ड्यू डेट, इन दोनों में से जो भी पहले आ रहा है उसके पहले आप बैंक डिटेल सबमिट कर दो। ये हो गया है खत्म। और जो अमेंडमेंट आके हो गया है, न्यू जो प्रोविजन आया है वो क्या बोलता है, वो नया प्रोविजन ये बोलता है हमसे कि आप विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन के 30 डेज के अंदर और बिफोर ड्यू डेट ऑफ GSTR 1 जो सेल अपलोड करने की जो ड्यू डेट आती है आपको, वो या उसको हम बोले IFF या GSTR 1 की ड्यू डेट के पहले या विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर आपको बैंक की डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी। और इसी के संबंध में रिटर्न चैप्टर में भी अमेंडमेंट आया है और वो ये है कि पर्सन डीवार्ड फ्रॉम फाइलिंग GSTR 1 और IFF। कौन से लोग GSTR 1 और IFF सबमिट नहीं कर सकते? जिन्होंने रूल 10A के तहत बैंक की डिटेल सबमिट ना की हो। क्योंकि अगर आप बैंक की डिटेल सबमिट नहीं करोगे GSTR 1 या IFF की ड्यू डेट के पहले, तो फिर आप GSTR 1 और IFF सबमिट नहीं कर पाओगे। तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जिन्होंने रूल 10A का कॉन्ट्रावेंशन कर दिया है और बैंक डिटेल सबमिट नहीं की है वो GSTR 1 और IFF सबमिट नहीं कर सकते। एक तो ये बात हम पढ़ेंगे। दूसरी बात हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर, इसी चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे ही आपको जो टाइम लिमिट दिया गया है 13 डेज फ्रॉम रजिस्ट्रेशन या ड्यू डेट ऑफ GSTR 1 और IFF, अगर आप इसको सबमिट नहीं करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। सिस्टम बेस्ड सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपका सिस्टम ही रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर देगा, ठीक है, इन केस ऑफ फेलर टू फर्निश द डिटेल ऑफ वैलिड बैंक अकाउंट। और बाद में जब आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया, फिर आपने जब भी बैंक की डिटेल सबमिट कर दी, सिस्टम ऑटोमेटिक आपके सस्पेंशन को रिवोक कर देगा। ऑटोमेटिक रिवोकेशन ऑन फर्निशिंग सेट डिटेल्स, ठीक है। तो आपने अगर बैंक डिटेल सबमिट नहीं की और टाइम लैप्स हो गया तो आप सिस्टम ऑटोमेटिक आपके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर देगा। और बाद में जब आप बैंक डिटेल सबमिट कर दोगे तो सिस्टम ऑटोमेटिक आपके सस्पेंशन का रिवोकेशन कर देगा। आपको ऑफिसर से मिलने की या किसी तरह से लेटर लिखने की, ठीक है, कोई नीड नहीं है, ठीक है, कोई भी नीड नहीं है। तो ये हमने डिस्कशन करा, ठीक है। चलो बाकी जो रेड कलर है वही बस यही अमेंडमेंट है। देयर इज अ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ रूल 10A बाय रजिस्टर्ड पर्सन। तो आपने रूल 10A का कॉन्ट्रावेंशन किया है तो ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा और उसको आप ठीक कर देंगे तो ऑटोमेटिक सस्पेंशन रिवोक हो जाएगा। ये था बेटा हमारा रजिस्ट्रेशन चैप्टर का एक पॉइंट। और ये लिखा है टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, आप इसको रिवोक कराना चाहते हो तो एप्लीकेशन देते हैं आप। तो ओल्ड प्रोविजन क्या था, न्यू प्रोविजन क्या है, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। ओल्ड प्रोविजन ये था कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया है तो आप क्या करें, 30 डेज के अंदर अंदर एप्लीकेशन सबमिट करें, प्लस AC या JC चाहे तो आपको और 30 डेज की एक्सटेंशन दे सकते हैं, और अगर कमिश्नर चाहे तो आपको और 30 डेज की एक्सटेंशन दे सकते हैं, ठीक है, 30 + 30 + 30। तो आपको 30 डेज के अंदर अंदर एप्लीकेशन देना है, कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन। जब भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन दे दो। AC JC चाहे तो और 30 दिन बढ़ा सकते हैं, और कमिश्नर चाहता तो और 30 दिन की एक्सटेंशन दे सकता था। अब यहाँ पर आ गया अमेंडमेंट। न्यू क्या है वो ये है कि आपका
अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो आप 90 डेज का टाइम दिया गया है आपको एप्लीकेशन देने का, ठीक है, विद इन पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। तो जब भी आपको ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन आया उससे 90 दिन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। प्लस आपको 180 डेज तक की क्या की जा सकती है, एक्सटेंशन प्रोवाइड की जा सकती है, ठीक है। तो कौन प्रोवाइड कर सकता है, मे बी एक्सटेंडेड बाय कमिश्नर और एन ऑफिसर ऑथराइज बाय हिम इन दिस बिहाफ नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल कमिश्नर एसी और जीसी एज द केस में बी फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 180 डेज। तो पहले क्या था, 30 दिन था, फिर एक्सटेंशन 30 दिन, फिर एक्सटेंशन 30 दिन, यहाँ पर अब 90 दिन का ओरिजिनली टाइम है आपको डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन से, प्लस आपका एसी जेसी और कमिश्नर सब मिला के भी 180 दिन फर्दर और एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, और 180 डेज एक्सटेंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये भी क्लियर है बेटा, ठीक है। अगला लिखा है अनरजिस्टर्ड पर्सन विद एग्रीगेट टर्नओवर अप टू थ्रेशोल्ड लिमिट परमिटेड टू सप्लाई गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। ओल्ड प्रोविजन क्या थे, ओल्ड प्रोविजन ये थे कि अगर आप गुड्स की सप्लाई करते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू तो रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी था, जबकि सर्विसेज के लिए मैंडेटरी नहीं था, ठीक है, अंडर सेक्शन 24 मैंडेटरी था। गुड्स के मामले में अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सबमिट करते हैं तो न्यू ये है कि अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो आपको नो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा अगर आपका वो 4 स्टेट्स में आपका टर्नओवर 10 लाख से ज़्यादा है या अदर स्टेट्स में आपका 20 लाख से ज़्यादा है और बैलेंस स्टेट में आपका टर्नओवर 40 लाख से। आप समझ गए होंगे कहाँ 10, कहाँ 20, कहाँ 40 लाख की लिमिट है, तो ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन इसके पीछे कुछ शर्त है। क्या शर्त है, तो शर्त देखें क्या है बेटा। पहली शर्त यह है कि सच पर्सन शैल नॉट मेक एनी इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स। आप एमपी में हैं, ठीक है, आप कहाँ पर हैं, एमपी में हैं, सॉरी आप एमपी में हैं और आपने एमपी के ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई की है, तो आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो सप्लाई कर रहे हैं वो एमपी में ही करवाएं, आप यूपी में सप्लाई नहीं कराएं, आप इंटर स्टेट सप्लाई ना करें। ध्यान सुनना, बहुत टेक्निकल बात है यहाँ पे। दूसरा, सच पर्सन शैल नॉट मेक सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर इन मोर देन 1 स्टेट और यूनियन टेरिटरी। आपने क्या करा, आपकी एमपी की ब्रांच है, आपकी पंजाब की ब्रांच है, आपकी हरियाणा की ब्रांच है, आप हरियाणा एमपी की दुकान से ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू एमपी में सप्लाई करा रहे हैं, पंजाब की ब्रांच से ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू पंजाब में सप्लाई करा रहे हैं और हरियाणा की ब्रांच से आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू हरियाणा में क्या करा रहे हैं, सप्लाई करा रहे हैं। तो आपका ये कहना है कि हमने इंटर स्टेट तो सप्लाई की ही नहीं, एमपी की ब्रांच से एमपी के अंदर ई कॉमर्स ऑपरेटर से सप्लाई हो रही है, पंजाब की ब्रांच से पंजाब के अंदर हो रही है, इंट्रा स्टेट ये भी इंट्रा स्टेट है। तो आप बोले सर मैंने तो इंटर स्टेट किया ही नहीं है। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला पहली कंडीशन है कि इंटर स्टेट नहीं कर सकते, यानी आप एमपी की ब्रांच से पंजाब नहीं भेज सकते, ये पहले पॉइंट में लिखा है। दूसरी कंडीशन ये है कि आप एक से ज्यादा स्टेट से, भले ही इंट्रा स्टेट सप्लाई करो, एक से ज्यादा स्टेट से ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो फिर तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को आप थोड़ा सा टेक्निकली देखें, सच पर्सन शैल नॉट मेक सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर इन मोर देन 1 स्टेट और यूनियन टेरिटरी। आप एक से ज्यादा स्टेट्स में ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू इंट्रा स्टेट भी सप्लाई नहीं कर सकते। तीसरी बात, आपके पास पैन नंबर होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, आपके पास पैन नंबर होना चाहिए। तो सच पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू हैव पैन नंबर। सच पर्सन शैल बिफोर मेकिंग एनी सप्लाई गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर डिक्लेयर ऑन कॉमन पोर्टल, आपको जीएसटी पोर्टल पर अपना पैन नंबर डिक्लेयर करना पड़ेगा और एड्रेस ऑफ देयर प्लेस ऑफ बिजनेस, आपकी जो प्लेस ऑफ बिजनेस है उसका एड्रेस बताना पड़ेगा कि मैं एमपी में इंदौर की इस जगह से क्या कर रहा हूँ, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहा हूँ, और स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन विच सच पर्सन सीक्स टू मेक सच सप्लाई। तो आप स्टेट बताओ, ठीक है, एड्रेस बताओ और पैन नंबर, ये तीनों आपको जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा। जीएसटी और आपको क्या करना पड़ेगा, एक एनरोलमेंट नंबर दिया जाएगा जीएसटी पोर्टल के थ्रू। क्या किया जाएगा, एनरोलमेंट नंबर दिया जाएगा। तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, लेकिन एनरोलमेंट नंबर तो लेना पड़ेगा। बिना एनरोलमेंट नंबर के आप ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और सच पर्सन शैल नॉट बी ग्रांटेड मोर देन 1 एनरोलमेंट नंबर, आपको एक से ज्यादा एनरोलमेंट नंबर दिया नहीं जाएगा। नो सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी मेड बाय सच पर्सन थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर अनलेस सच पर्सन हैव बीन ग्रांटेड एन एनरोलमेंट नंबर। जब तक आपको एनरोलमेंट नंबर मिल ना जाए तब तक आप ई कॉमर्स ऑपरेटर सप्लाई मत करना। और आखिरी बात यह है कि जब भी आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाए, ठीक है, तो द एनरोलमेंट नंबर शैल सीज टू बी वैलिड, एनरोलमेंट नंबर अपने आप क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सही भाई। आगे देखें टैक्स इनवॉइस्ड क्रेडिट एंड डेबिट नोट में थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर ई इनवॉइसिंग रेड्यूस टू 5 करोड़। देखो थ्रेशोल्ड लिमिट जो ई इनवॉइसिंग की है वो शुरुआत से 500 करोड़ से शुरू हुई थी, ठीक है। लास्ट टाइम की बात करें तो 10 करोड़ की लिमिट थी, अब 5 करोड़ की लिमिट है, जो ये बोलती है कि अगर आपका 17-18 या उसके बाद से कभी भी मान लो 23-24 कभी भी किसी भी ईयर का अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन लग जाएंगे। ई इनवॉइसिंग इशू होती है B2B केस में, आपको ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, ठीक है। B2B केसेस में आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा अगर 17-18 या उसके बाद किसी भी ईयर में आपका टर्नओवर 5 करोड़ से क्रॉस कर जाए, ठीक है, 5 करोड़ से क्रॉस कर जाए, एक बार भी कर जाए। दूसरा, एप्लीकेबिलिटी ऑफ ई इनवॉइसिंग टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट PSU ETC रजिस्टर्ड सोलली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स। हमें पता है कि भाई जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं या जो गवर्नमेंट की क्या होती हैं एजेंसी होती हैं,
ठीक है। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट एजेंसी, लोकल अथॉरिटी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कई बार ये लोग केवल और केवल रजिस्ट्रेशन लेते हैं ओनली फॉर टीडीएस पर्पस। टीडीएस के पर्पस से ही केवल रजिस्ट्रेशन लेते हैं। ये कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये टीडीएस कट करने के लिए क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन लेते हैं। यहाँ ये लिखा हुआ है कि भले ही आपने टीडीएस कट करने के लिए रजिस्ट्रेशन लिया है, लेकिन रजिस्टर्ड तो हो ना। तो आप रजिस्टर्ड हो, इसलिए अगर कोई पर्सन आपको गुड्स बेच रहा है तो इसको हम B2B सप्लाई बोलेंगे और ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन लग जाएंगे, क्योंकि ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन B2B सप्लाई में लगते हैं। तो आपके केस में हम B2B सप्लाई मानेंगे, क्योंकि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो ना, चाहे किसी वजह से रजिस्टर्ड हो, हम आपको रजिस्टर्ड जैसा ही ट्रीट करेंगे और इसको B2B सप्लाई में कैटेगराइज करेंगे। अकॉर्डिंगली द रजिस्टर्ड पर्सन हुज टर्नओवर एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर जनरेशन ऑफ ई इनवॉइसिंग इज रिक्वायर्ड टू इशू ई इनवॉइस फॉर द सप्लाई मेड टू सच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अगर वो कोई भी सप्लाई करेगा तो ई इनवॉइस इशू करेगा। अगला है हमारा पेमेंट ऑफ टैक्स की बात आ रही है। वो आ रही है क्लेरिफिकेशन ऑन चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट अंडर 53 इन केस ऑफ रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईजीएसटी क्रेडिट एंड रिवर्सल देयर ऑफ। यहाँ पर एक इशू अराइज हुआ और क्या इशू है मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो आपने क्या करा, आईजीएसटी की क्रेडिट गलती से ले ली और आपने 50,000 रुपए की आईजीएसटी क्रेडिट ले ली गलती से। अब आपको लगेगा ब्याज सेक्शन 53 के तहत 18% पर एनम। लेकिन जब आपने ये आईजीएसटी की क्रेडिट ली है, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड, उस समय आपके पास आईटीसी भी पड़ी थी, आईजीएसटी की जो एलिजिबल आईटीसी आपके पास अभी भी पड़ी हुई है, आईटीसी की, आईजीएसटी की, सीजीएसटी की, एसजीएसटी की। और मान लो ये पड़ी है आपके पास 20,000 रुपये, ये पड़ी है आपके पास 15,000 रुपये, ये पड़ी है आपके पास 5,000 रुपये। ये वो क्रेडिट जो आप ले सकते थे और आपने अभी ली नहीं है, आपके ई क्रेडिट लेजर में पड़ी है। और 50,000 की वो क्रेडिट है जो आप ले नहीं सकते थे कि आपने गलती से ले ली। तो गलती से आपने जो आईटीसी ले ली, इस पर लगेगा ब्याज किस वैल्यू पर? तो थोड़ा सा ध्यान सुनना। वो व्यक्ति के पास एलिजिबल आईटीसी पड़ी हुई है आपके पास, वो चाहता तो ये भी ले सकता था ना, उसने नहीं ली, तो ये पैसा तो आपके पास पड़ा हुआ है ना, जो वो ले सकता था आपसे, ये पैसा पड़ा है ना आपके पास। तो अगर उसने गलती से 50,000 रुपये की आईटीसी ले ली, लेकिन उसके 40,000 रुपये आपके पास पड़े हैं, वो कभी भी इसकी आईटीसी ले सकता था, लेकिन पड़े हैं, तो आप अगर उससे ब्याज ले रहे हो तो जो उसने 40,000 की तो उसके पास एलिजिबल आईटीसी है, उसने 5,000 की आईटीसी गलती से ले ली है, तो कितनी आईटीसी पर आप ब्याज लो? आप केवल 10,000 जो उसने एक्स्ट्रा ले ली है ना, उसकी आईटीसी पर आप इंटरेस्ट लगाओ, क्योंकि वो इस 20,000 की आईटीसी ले सकता था, सीजीएसटी की 15,000 क्रेडिट ले सकता था, 5,000 की एसजीएसटी क्रेडिट ले सकता था, और ये सारी क्रेडिट वो अपनी आईजीएसटी लायबिलिटी चुकाने में यूटिलाइज कर सकता है। तो उसने आईजीएसटी की क्रेडिट ली है, किसी दूसरी आईजीएसटी लायबिलिटी को चुकाने के लिए ली होगी। तो जिस आईजीएसटी क्रेडिट 50,000 का इस्तेमाल आईजीएसटी की लायबिलिटी 50,000 की आईजीएसटी की लायबिलिटी के लिए उसने आईजीएसटी की क्रेडिट ली है, या किसी सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए ली है। इन्होंने बोला है कि अगर उसने 50,000 की क्रेडिट ले ली है गलती से, लेकिन उसके पास आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी पड़ा हुआ है, तो इन तीनों की क्रेडिट को माइनस करने के बाद, तीनों की क्रेडिट माइनस करने के बाद, आईजीएसटी की भी, सीजीएसटी की भी, एसजीएसटी की, मैं थोड़ा टेक्निकल नहीं समझा सकता, समय बहुत कम है, ये हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो बस इस बात को मैं आपके दिमाग में बिठा देता हूँ फिलहाल तो, कि आईजीएसटी अगर रॉन्गली अवेल हो गया है तो उसमें से जो हमारे पास एलिजिबल आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी क्रेडिट है, उनको हटाने के बाद जो एक्सेस उसने लिया है उस एक्सेस पर ही ब्याज लिया जाएगा, यानी कि इस केस में केवल 10,000 पर ही इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। आई होप ये आप समझ गए होंगे, डिटेल में टेक्निकल है, डिटेल में नहीं समझा सकता, टाइम की का इशू है। तो ये क्लैरिफिकेशन ऑन चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट अंडर 53 इन केस ऑफ रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईजीएसटी। तो केस ये आता है कि वेदर इन द केस ऑफ रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईजीएसटी क्रेडिट बाय रजिस्टर्ड पर्सन एंड रिवर्सल देयरऑफ for the calculation of interest under 88B, whether the balance of ITC available in electronic credit ledger under head IGST only need to be considered। क्या आपके पास जो IGST क्रेडिट एलिजिबल क्रेडिट है बस वही कंसिडर करोगे रॉन्गली अवेल्ड IGST क्रेडिट में से हटाने के लिए, या फिर और टोटल ITC अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अंडर हेड IGST, CGST एंड SGST टेकन टुगेदर हैज टू बी कंसिडर। तो हम बोलेंगे ये तीनों कंसिडर की जाएंगी, ये तीनों कंसिडर की जाएंगी। हाँ, अगर सेस की क्रेडिट, जीएसटी सेस की क्रेडिट पड़ी है तो वो नहीं ले सकते, क्योंकि सेस की क्रेडिट का इस्तेमाल जीएसटी चुकाने के लिए नहीं हो सकता। सेस की क्रेडिट का इस्तेमाल केवल और केवल सेस चुकाने के लिए ही हो सकता है। सही है बेटा, आई होप ये मैं आपको समझा पाया। और यह लिखा है वेदर द क्रेडिट ऑफ कंपेंसेशन सेस अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर शैल बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कंसीडरिंग द बैलेंस ऑफ ईसीएल। तो हम बोलेंगे नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि सिंस आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपेंसेशन सेस कैन बी यूटिलाइज ओनली टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन सेस, दस क्रेडिट ऑफ कंपेंसेशन सेस शैल नॉट बी कंसीडर्ड। इसलिए हमें उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारा टैक्स डिडक्शन एट सोर्स टीसीएस टीडीएस का। यहाँ डिटेल ऑफ टीसीएस फर्निश्ड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू बी मेड अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिकली टू ओनली रजिस्टर्ड पर्सन। देखो, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन, हमने अभी पढ़ा कि आप अब गुड्स की सप्लाई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू करा सकते हैं अनरजिस्टर्ड होते हुए भी, सही है।
तो जब एक अनरजिस्टर्ड पर्सन गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कराएगा तो उससे टीसीएस कलेक्ट करेगी ही नहीं ई कॉमर्स ऑपरेटर। लेकिन एक रजिस्टर्ड पर्सन अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करेगा तो ई कॉमर्स ऑपरेटर उसके अमाउंट में से टीसीएस कलेक्ट कर लेगी और जब रिटर्न फाइल करेगी तो उसकी क्रेडिट उस रजिस्टर्ड पर्सन को दिखाई देगी। तो उन्होंने यहाँ यही बोला है, क्या बोला है, ठीक है, क्या बोला है कि डिटेल ऑफ टीसीएस फर्निश्ड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर इन फॉर्म जीएसटीआर 8 जो कि अगले महीने की 10 तारीख को सबमिट करना पड़ता है, शेल बी मेड अवेलेबल ओनली टू रजिस्टर्ड सप्लायर एज दी सप्लाईज बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन डू नॉट अट्रैक्ट टीसीएस। अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर को सप्लाई करे भी तो ई कॉमर्स ऑपरेटर उससे टीसीएस नहीं कट करता रखता, तो उसको बताने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी, उसका टीसीएस कट हुआ ही नहीं। रजिस्टर्ड का टीसीएस आपने कट किया है तो जब आप जीएसटीआर 8 सबमिट करोगे तो आपके रजिस्टर्ड उस जो आपके सप्लायर हैं, आपके पास रजिस्टर्ड सप्लायर हैं, उनको इस टीसीएस की क्रेडिट चली जाएगी। और आप एक बार कमेंट करके बताओ कि टीसीएस की क्रेडिट कहाँ जाएगी, ई क्रेडिट लेजर में कि ई कैश लेजर में। तो टीडीएस टीसीएस क्रेडिट ई कैश लेजर में जाती है, बात ध्यान रखना बेटा। और उसका इस्तेमाल इसीलिए आप टैक्स चुकाने के लिए भी कर सकते हैं, फीस पेनल्टी इंटरेस्ट चुकाने के लिए भी कर सकते हैं और आरसीएम वाली लायबिलिटी चुकाने के लिए भी कर सकते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आईटीसी का इस्तेमाल आप आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए कर सकते हैं, इंटरेस्ट पेनल्टी फीस के लिए नहीं कर सकते और आरसीएम वाले टैक्स को चुकाने के लिए भी नहीं कर सकते। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। अगला और आखिरी है हमारा रिटर्न, ठीक है, और ये है एडिशनल केसेस प्रिस्क्राइब्ड वेयरइन रजिस्टर्ड पर्सन इज डिवाइड फ्रॉम फर्निशिंग डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। ये कुछ केसेस हैं जहां पर जीएसटीआर 1 या आईएफएफ फर्निश करने पर रोक लगाई गई है। किन को रोक लगाई गई है? तो एक तो है रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट बी अलाउड टू फर्निश जीएसटीआर 1 आईएफएफ इफ ही हैज नॉट फर्निश द डिटेल ऑफ बैंक अकाउंट एज पर रूल 10A। जिन्होंने 10A के हिसाब से बैंक की डिटेल सबमिट नहीं करी वो नहीं कर सकता। और कौन नहीं कर सकता? जिनको रूल 8D का इंटीमेशन आया है, क्योंकि उन्होंने क्या कर लिया है, उनकी जो जीएसटीआर 2B में आईटीसी थी वो ज़्यादा है डिपार्टमेंट के हिसाब से, कि उन्होंने एक्सेस आईटीसी क्लेम कर ली है, ठीक है। ऐसा किसका कहना है? इसका कहना है जीएसटी डिपार्टमेंट का कि आपने एक्सेस आईटीसी क्लेम कर ली है। तो उस बात के लिए उनको क्या किया जाता है? इंटीमेशन इशू किया जाता है। इसका रिप्लाई आपको 7 डेज के अंदर करना होता है। और क्या रिप्लाई करना है ये भी आप नीचे देख सकते हैं, ये है रूल 80, ये है रूल 80D। तो आपने अगर एक्सेस आईटीसी ले ली है तो आपको एक इंटीमेशन आता है, ठीक है, ईमेल पर आ जाता है। तो आप दो में से एक काम कर दो, या तो पे एन अमाउंट इक्वल टू एक्सेस आईटीसी बिल्ड, आपने जो एक्सेस आईटीसी ले ली है वो सरकार को जमा कर दो, या फिर आप क्या कर दो, एक्सप्लेन द रीजन फॉर अफोर्सेड डिफरेंस इन आईटीसी ऑन कॉमन पोर्टल, या फिर आप एक्सप्लेन कर दो कि भाई जो आईटीसी का डिफरेंस आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, वो आप एक्सप्लेन कर दो। लेकिन जो भी करना है आप नोटिस आने के 7 दिन के अंदर कर दो, या तो एक्सेस आईटीसी चुका दो, या फिर एक्सप्लेन कर दो कि सर मैंने जो आईटीसी ली है वो जेन्युइनली मुझे मिलनी चाहिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ भी कर दो तो ठीक है। अगर लेकिन आप इस 7 दिन के अंदर अंदर आपने एक्सेस चुकाया भी नहीं है और आपने एक्सप्लेन भी नहीं किया है, तो फिर क्या हो जाएगा, आपके ऊपर डिमांड एंड रिकवरी के सेक्शंस लग जाएंगे और आपसे पैसा रिकवर किया जाएगा, गलत तरीके से रिकवर किया जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि फिर आपको जीएसटीआर 1 और आईएफएफ सबमिट करने की परमिशन भी नहीं मिलेगी। तो अरेस्टेड पर्सन टू whom an intimation has been issued on the common portal under rule 88D1 in respect of a tax period shall not be allowed to furnish GSTR 1 or IFF for a subsequent tax period unless he has either paid the amount equal to excess ITC as specified in the said intimation or has furnished the reply explaining the reason। ठीक है, तो जब तक आप पेमेंट ना कर दो या फिर रीजन एक्सप्लेन कर दो तब तक आप GSTR 1 और IFF सबमिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा पूरा रिवीजन कंप्लीट हुआ। 49 मिनट्स हो गए हैं, कंप्लीट करने में 50 मिनट्स के अप्रॉक्स हो गए हैं। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।